हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। हम यहाँ क्लास 10 का जो है प्रॉब्लम क्लास के बारे में बात करेंगे आज। क्या है कि बहुत से बच्चों के कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे, सर ये चीज़ समझ में नहीं आती, ये चीज़ समझ में नहीं आई इस टॉपिक में या इस चैप्टर में, तो हमें वो चीज़ क्लियर कराई। तो 2-4 बच्चों के मैसेज आए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपन सभी बच्चों के डाउट क्लियर करते हैं। जब उन बच्चों को भी प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है अदर बच्चों को भी प्रॉब्लम आए जो मैसेज नहीं कर सकते या फिर जिनके पास ऐसी सुविधा नहीं है। तो अपन बात करते हैं यहाँ, तो सभी के लिए मैंने क्लास रखी है और यहाँ से अपन बात करते हैं। पहला तो जो अपना सभी बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर मेरे को तो जो मेंडल के आनुवंशिकता के जो नियमों का महत्व है वो बताइए, या आपने वो नहीं बताया। तो देखिए, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की बात करें मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों का महत्व। नियम तो अपन ने 3 पढ़ ही लिए थे, प्रवाहिकता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यय का नियम। ठीक है, तो महत्व की बात करते हैं। देखिए, जब क्या थे, जब मेंडल ने आनुवंशिकता के जो लक्षण थे, आनुवंशिकता की बात कर रहे हैं, मैंने आपको वहाँ एक चीज़ बताई थी जब स्टार्ट किया था ये चैप्टर। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि क्या होता है कि विभिन्नताएं जीन विनिमय के दौरान उत्पन्न होती है। लैंगिक जनन के जीन विनिमय के दौरान उत्पन्न होती है। जैसे लैंगिक जनन की बात करते हैं अपन, ऐसा जनन जिसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है। मतलब एक तो क्या हो, उसमें मेल हो और एक क्या हो, उसमें फीमेल हो। तो दोनों ही क्या हो, जब दोनों के गुणसूत्र आपस में मिलते हैं, इनको क्रोमोसोम से गुणसूत्र कहते हैं। एक गुणसूत्र बिंदु हो गए और इन गुणसूत्रों के जो है ये 4 जो ये चीज है, इस संरचना को अपन क्रोमेटिड कहते हैं। तो मैंने जीन विनिमय की क्रिया बताई थी। जीन विनिमय का मतलब यहाँ से क्रोमेटिड के आदान प्रदान की क्रिया क्या कहते हैं अपन, जीन कहते हैं, जीन विनिमय कहते हैं। देखिए, यहाँ एक बात करते हैं तो गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्रों के अंदर क्या होते हैं, जीन होते हैं। गुणसूत्रों के अंदर क्या होते हैं, जीन होते हैं। ये जो क्या होगा, ये जीन क्या होते हैं कि ये अपने की जो शरीर का आकार प्रदान करने का कार्य करते हैं। जैसे मेरा अभी विश्व में क्या है, इतने सारे लोग हैं, तो मेरा जो चेहरा है किसी भी से भी नहीं मिलता, चांस ही नहीं है ऐसा पॉसिबल हो तो कोई एक हो। वो ऐसा पॉसिबल इसलिए है क्योंकि उसकी जीनों की जो संख्या है, वो जीनों की जो संरचना है वो क्या है, समान है। तो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र के अंदर जीन उपस्थित होते हैं। अब ये जीन क्या करते हैं, एक तो विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं। विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न कर रहे हैं, जब ये यहाँ से क्रोमेटिड यहाँ चला गया और यहाँ का क्रोमेटिड यहाँ आ गया, तो इसके जो लक्षण थे वो इसमें आ गए और इसके जो लक्षण थे वो क्या आ गए, इसमें आ गए। मतलब दोनों के लक्षण क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। तो दोनों के लक्षण एक्सचेंज हो गए तो वो क्या है कि जीनों की वजह से इनमें क्या आ जाती है, विभिन्नताएं आ जाती है कि इसके जीनों की सीक्वेंस अलग होती है और इनकी जीनों की सीक्वेंस अलग होती है। तो एक गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों के अंदर जीन उपस्थित रहते हैं। जीनों के कारण ही क्या होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। अब इससे पहले क्या था कि जब मेंडल ने जब प्रयोग किया था, तो मेंडल के प्रयोग से ही ये पता चला था कि ये विभिन्नताएं जो होती है किसके कारण उत्पन्न होती है, जीन के कारण उत्पन्न होती है। तो इसीलिए यहाँ बात करते हैं कि जीन संकल्पना के बारे में किस मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों से पता चलता है। अभी देखो, ये गुणसूत्र हो गए, गुणसूत्र के अंदर क्या उपस्थित है, जीन उपस्थित है और जीन ही क्या कर रहे हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न कर रहे हैं। आनुवंशिक जो विभिन्नताएं होती है उन विभिन्नताओं को क्या उत्पन्न कर रहे हैं, जीन ही उत्पन्न कर रहे हैं। तो जीन उत्पन्न कर रहे हैं, तो इस जीन के बारे में किससे पता चला था अपन को, मेंडल से पता चला था। इसलिए फर्स्ट पॉइंट अपन ये लिखेंगे इसका
कि मेंडल के नियम से या मेंडल के आनुवंशिकता के नियम से किसके बारे में पता चला अपने को? जीन संकल्पना का। तो मैं यहाँ मेंडल के आनुवंशिकता के नियम से ये आपको लिखना है, जीन संकल्पना के बारे में पता चला। ठीक है, तो ये किसकी वजह से पता चला है? मेंडल की वजह से। आप सेकंड, अब देखिए क्या होता है कि कुछ ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं अपने शरीर में, आनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिसऑर्डर, जो अपन को क्या मिलते हैं? अपने माता पिता से ही मिलते हैं। जैसे मैं आपको एक रोग के बारे में बता देता हूँ, हीमोफीलिया रोग। हीमोफीलिया जो होता है ये क्या होता है? एक आनुवांशिक रोग है। इस आनुवांशिक रोग में क्या होगा कि जैसे जो जीन अपने माता पिता में जो जीन है वही जीन क्या होते हैं? संतान में आ जाते हैं। जब संतान में आ जाते हैं तो वो रोग किसके उत्पन्न हो जाता है? संतान के भी उत्पन्न हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि यदि चांस रहते हैं शुरुआत की स्टेज में, यदि क्या होता है कि वैसे तो बहुत कम चांस रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि उन जीनों की जो सीक्वेंस होती है उन सीक्वेंस को परिवर्तित कर दिया जाता है, और परिवर्तित कर दिया जाता है तो वो जो रोग है उस रोग को भी सुधारा जा सकता है। जैसे मान लो कि किसी के जीन की सीक्वेंस में ये 4 पॉइंट थे, 5, और क्या था कि उस जीन में जैसे ये एक है न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरे यहाँ चले जाते हैं। कहने का मतलब है जो ये वाला जो जीन था वो यहाँ चला गया, और यहाँ वाला जीन था वो यहाँ चला गया। इस सीक्वेंस में हेरफेर हो गया, उसी की वजह से क्या हो गया? इनमें वो रोग उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब वो रोग उत्पन्न हो गया तो क्या करते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं उस जीन की सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं। अगर उन्होंने जीन की सीक्वेंस चेंज कर दी तो उसकी जो थोड़े दिनों के बाद में वो सारी जीन्स उसी रूप में परिवर्तित होती जाती है, और परिवर्तित होती जाती है तो उससे क्या हो जाएगा कि उसका जो आनुवंशिक जो रोग है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो वो लेकिन अब ये ध्यान रखना, ये किसकी वजह से पता चला था? मेंडल जीन के बारे में तो मेंडल की वजह से पता चला ना, तो आनुवंशिक रोगों को भी उसी की वजह से सुधारा जा सकता है। तो इसमें लिख सकते हैं अपन, आनुवंशिक रोगों को सुधारा जा सकता है। ठीक है, वही जीन परिवर्तित कर दिया अपन ने, जीन परिवर्तन कर दिया, तो जीन परिवर्तन करने से उसके जो आनुवंशिक जो रोग है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब देखिए थर्ड की बात करते हैं। ये थर्ड अगर मैं बात करूं तो इस थर्ड के बारे में, जैसे अपन क्या करते हैं कि फसल को बोते हैं, तो फसल बोने पे मान लो कि मैंने क्या है कि इस मौसम में अपने चल रहा है बाजरा बो रहे हैं, तो मैंने ये बाजरा बो दिया। अब बाजरा बोने के बाद में इसका ग्रो भी हो गया और ये है ना इसका एक पौधा भी बन गया। लेकिन ये पौधा बना, ये पौधा बनने पे क्या हो गया, इस पौधे में ऐसी चीजें नहीं हो पाई, कहने का मतलब है ये अच्छी पैदावार नहीं हो पाई। इसमें जो बाजरा उत्पन्न होने वाला था, इसके जो फल आने वाले थे, उसमें बाजरे के बीज ज्यादा नहीं हो पाए, तो पैदावार भी ज्यादा नहीं हुई। तो क्या कर दिया, इस बाजरे के बीजों को लेकर इन बीजों के जीन में आनुवंशिक परिवर्तन कर दिया, ताकि क्या हो, एक अच्छी किस्म आ सके, मतलब एक अच्छी वैरायटी आ सके इसकी। तो ये परिवर्तन भी किसकी वजह से किया जाता है? मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों से। तो अच्छी उत्पादन वाली एवं उच्च किस्म वाली फसल पैदा की जाती है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम से अच्छी उत्पादन वाली
एवं उच्च किस्म की फसलें तैयार की जाती है। फसलें ले लो, बीज ले लो, उच्च किस्म के बीज तैयार किए जाते हैं। ठीक है, उच्च किस्म के क्या तैयार किए जाते हैं? बीज तैयार किए जाते हैं। ये तो बात हो गई। अब अपन ने इससे पहले एक मेंडल के जो आनुवंशिकता के नियम देखे थे, उस मेंडल के आनुवंशिकता के नियम में अपन ने लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप की बात की थी कि इस जो अपन फर्स्ट नियम का लक्षण प्रारूप, ये जीन प्रारूप ये होता है, और सेकंड नियम का लक्षण प्रारूप है जीन प्रारूप ये होता है। तो लक्षण प्रारूप के बारे में भी किससे पता चला? लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप के बारे में भी मेंडल के आनुवंशिकता के नियम से ही पता चला। तो अपन इसमें 4th पॉइंट लिख सकते हैं मेंडल के आनुवंशिकता के नियम से। ये जो मैं बोल रहा हूं ना मेंडल के आनुवंशिकता के नियम से, ये लाइन तो आपको पहले लिखनी ही है, सभी में लिखनी है। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम से लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप के बारे में पता चला। बारे में पता चला। ठीक है, अब देखिए, अब बहुत से बच्चों को तो इस चीज में भी प्रॉब्लम है। क्या है कि सर प्रारूप होता है, प्रारूप होता है। बिल्कुल आपका पूछना वाजिब है इस बात के लिए, क्योंकि अपनी बुक में प्रारूप दे रखा है, नहीं न कि प्रारूप, जबकि प्रारूप ही होता है। तो आपको क्या करना है? इसमें प्रारूप ही करना है। ये अपन को इसमें 4 पॉइंट लिखने हैं। 4 पॉइंट तो काफी है। इसके बाद में और जो प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि जैसे अपन ने आनुवंशिक जो शब्दावली है, जो अपन ने परिभाषाएं देखी थी, जीन की, युग्म विकल्पी की, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, इनकी बात की थी। तो देखिए अपने पास जो है यहां अपन बात करेंगे तो मैंने 8-10 परिभाषाएं तो आपको बता दी थी। जैसे 21 या 20 के समथिंग दे रखा है वहां पे अपनी परिभाषा है। तो यदि किसी स्टूडेंट ने अपना माइंड लगाया है और मेरा वीडियो अच्छी तरह ध्यान से देखा है तो कम से कम 15 परिभाषाएं तो मैंने वैसे ही करवा दी। कैसे? मैंने जीन प्रारूप की परिभाषा लिखवा दी, आपको लक्षण प्रारूप की परिभाषा लिखवा दी, जीन के बारे में बता दिया, युग्म विकल्पी के बारे में बता दिया, समयुग्मजी के बारे में बता दिया था और विषमयुग्मजी के बारे में बता दिया था। ठीक है, तो कितने हो गए? 6 तो यही हो गए, समयुग्मजी, विषमयुग्मजी। मैंने प्रभावी लक्षणों के बारे में, अप्रभावी लक्षणों के बारे में आपको बता दिया। यदि वहां नहीं बताया तो मैंने आपको वहां पे प्रभाविकता के नियम में बता दिया। यदि जो F1 पीढ़ी में जो प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी, जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण कहते हैं। 8 परिभाषा तो यही होगी। उसके बाद में जो अपन ने बात की थी, एक लक्षण एक संकर संकरण की बात की थी, जिसमें एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन? एक संकर संकरण कहते हैं। तो 9वीं तो यही होगी एक संकर संकरण की। 9 परिभाषा तो यही होगी। 10 परिभाषा द्विसंकर जिसमें 2 लक्षणों की, 11 परिभाषा जिसमें 3 लक्षणों की, और 3 लक्षण से ज्यादा की यदि अपन बात करते हैं तो बहुसंकरण। यदि जिसमें 2, 3 या बहुत अधिक लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? बहुसंकरण संकरण कहते हैं। ये तो कितनी होगी? 12 परिभाषा तो ऐसे होगी। 13वीं परिभाषा की अपन बात करते हैं तो परीक्षण संकरण के बारे में मैंने आपको वहां बता दिया कि जैसे बाह्य जब अप्रभावित, जब F1 पीढ़ी का क्रॉस या संकरण किसके साथ करवाया जाता है? अप्रभावी जनकों के साथ करवाया जाता है, तो उस परीक्षण संकरण कहते हैं। ये भी क्लियर हो गई।
एक मैंने बाह्य संकरण की परिभाषा बता दी, जब प्रभावी जनकों के साथ करवाया जाता है तो वो बात कर दी मैंने। तो इतनी परिभाषाएं तो अपनी यहाँ पे ही क्लियर हो गई। अब बाकी की जो बची है, तो क्या तीसरी परिभाषा को भी आप देख नहीं सकते? यदि कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है उस चीज में, तो मेरे से पूछिए कि सर मेरे को ये परिभाषा नहीं आई है, तो वो क्लियर। हाँ, एक बच्चे का जरूर कमेंट आया था व्युत्क्रम। व्युत्क्रम वाला सर ये क्या होता है? आप देखिए इस चीज की मैं बात करता हूं आपके पास। तो देखिए अपने पास क्या है, यदि मान लो कि ये कोई दो जोड़े थे, मैं किसी को नाम ले लेता हूं, जैसे मान लो कि ये कोई दो जोड़े हैं, मैं मेरा ही नाम ले लेता हूं आर, ठीक है। और यहां मैं किसी और का नाम ले लेता हूं पी या फिर एक्स ले लेता हूं, कोई भी मान लो अपने पास क्या है एक्स है। मतलब कहने का मतलब है मेरे पास दो जोड़े हैं, क्या है, एक तो मेल है और एक फीमेल है। और इसके पास भी दो जोड़े हैं, क्या है कि एक तो मेल है और एक अपने पास क्या है फीमेल है। यदि व्युत्क्रम की बात करें, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा संकरण करवाया जाए, कहने का तात्पर्य है कि इस मेल का संकरण इस फीमेल के साथ करवा दिया जाए और इस फीमेल का संकरण इस मेल के साथ करवा दिया जाए, कि इसका क्रॉस इसके साथ करवा दिया जाए। मतलब इसके जो लक्षण उत्पन्न हो रहे थे उन लक्षणों को इस लक्षण के साथ मिला दिया, इसके जो लक्षण उत्पन्न हो रहे थे इस लक्षणों को इसके साथ मिला दिया। तो इसके जीन और इसके जीन आपस में मिलकर एक नई संतान का निर्माण कर रहे हैं, मान लो कि एम का निर्माण कर रहे हैं, और इसका संकरण और इसका संकरण आपस में मिलकर एक नई संतान का निर्माण कर रहे हैं। मतलब इसके जीन और इसके जीन आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, एक अलग संकरण का निर्माण कर रहे हैं। तो जो दो युग्मकों के मध्य आपसी संकरण को अपन क्या कहेंगे, व्युत्क्रम संकरण कहेंगे। तो यहां से आपको समझ में ही आ गया होगा, ठीक है। तो अपने पास ये एक नई जनरेशन उत्पन्न हो गई और एक ही नई जनरेशन उत्पन्न हो गई, मतलब एक ही संकरण एक साथ जोड़ों के साथ लक्षण संकरण करवा के दो नई जनरेशन एक साथ उत्पन्न की जा सकती है। तो ये संकरण कौन सा हो गया, अपना व्युत्क्रम संकरण हो गया, ठीक है। अब जो है इससे आगे, जैसे अभी कल आपको 35 क्वेश्चंस मिल गए होंगे इस चैप्टर के, तो वो है आप सभी को उनको लर्न भी करना है और साथ ही साथ होमवर्क भी करना है। और उसके साथ मैंने आज एक ही क्वेश्चन दिया था, अजय जीन संकल्पना में, वो ना ये जान लेना आप सभी कि जीन संकल्पना में क्या है कि टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो ये क्या हट गया और क्या है ये रह गया। तो ये रह गया तो आप उसको संकल्पना कर लेना, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि आपको सभी क्लासों का टाइपिंग करके, अभी फटाफट टाइपिंग का काम रहता है तो फटाफट करके और आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, तो हो जाती है। तो ये छोटी मोटी गलतियां तो आप भी देख लिया करो कि सर ये संकल्पना ये बताने की, वैसे बता दिया तो बहुत अच्छी है कि ताकि आगे नहीं हो ध्यान से, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि इस चीज़ों को भी हम देख पाए। या फिर भी जो आपने बता दिया तो ठीक है, सही है, दोबारा ये गलतियां नहीं होगी इन चीज़ों की। और एक मैंने एक बात बताई है, स्वतंत्र अपीयन के नियम के जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप को क्या कीजिए, आप परिभाषित कीजिए। तो आपको उसमें ये अदर से परिभाषित नहीं करना है कि सर स्वतंत्र अपीयन के नियम में लक्षण प्रारूप जीन प्रारूप क्या हो गया। आप इतना जरूर कर सकते हो कि उसको आप परिभाषा लिख दो जीन प्रारूप की, जैसे आंतरिक आनुवंशिक संरचना को कहते हैं किसी जीव की, और लक्षण प्रारूप की बात की है तो बाह्य संरचना को अपन कहते हैं। तो जो स्वतंत्र अपीयन का नियम है उसमें आप परिभाषा लिख रहे हो, ये उस परिभाषा के नीचे आप क्या कर सकते हो, उसके लक्षण प्रारूप को लिख सकते हो। यदि और कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर बताना कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, और अभी हो सकता है जैसे ही टाइम मिलेगा, अभी कल तो अपन 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन यदि मेरे को टाइम मिलता है तो मैं इस चैप्टर में से और भी क्वेश्चन आपको भेजूंगा, नहीं तो फिर अपन इसको बाद में जब रिवीजन करेंगे तब देख लेंगे।
तो अभी तो कल की बात है, तो इसमें 35 क्वेश्चन तो बन चुके हैं बीच में से, और आपको पीछे के क्वेश्चन आंसर भी देख काम नहीं करना उसका, लेकिन आपको याद जरूर करना है क्योंकि कहीं से भी आ सकता है। और जो क्वेश्चन आया हुआ है इसमें तो खैर मैंने नहीं लिखा, जो टाइपिंग वाले सिस्टम में अभी जो अब नेक्स्ट से जो चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे इसमें मैं लिख दूंगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है कौन सी सन में आया हुआ है, तो उसको अच्छे से याद कर लेना। धन्यवाद।